ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पे धीरे धीरे अपना कब्जा भारत पे जमा रही थी, लेकिन लोग चुप नहीं बैठे। पूरे देश में कंपनी के बढ़ते हुए पावर के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। धार्मिक गुरु और लोकल सरदार विरोध के केंद्र बन गए। वो किसी विदेशी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। ऐसे ही एक थे शमशेर गाजी, एक सच्चे मुसलमान और बहादुर योद्धा। गाजी ने बंगाल में विद्रोह की आग लगा दी। उनकी लड़ाई कंपनी के खिलाफ भी थी और उन जमींदारों के खिलाफ भी जो कंपनी से मिले हुए थे। गाजी की बात लोगों के दिलों तक पहुंची। वो जुल्म के खिलाफ विरोध के प्रतीक बन गए। भारत के दूसरे कोने में मजनू शाह, एक सूफी संत, ने कंपनी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इन नीतियों ने लोकल बुनकरों और कारीगरों को बर्बाद कर दिया था। शाह के आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला। ये औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुट मोर्चे की शुरुआती निशानी थी। टीटू मीर, एक युवा इस्लामिक विद्वान, ने बंगाल में अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने किसानों को नील की खेती के जुल्म के खिलाफ संगठित किया। मीर का विद्रोह हालांकि अंत में कुचल दिया गया, लेकिन आम लोगों में बरहाते असंतोष को दिखाता है। इन शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया। उनकी कुर्बानियों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। 1855 का साल भारत की आजादी की लड़ाई में एक मोड़ साबित हुआ। मेरठ में शुरू हुई सिपाही विद्रोह जल्द ही एक बड़े विद्रोह में बदल गई। ये विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। ये धार्मिक आजादी, आर्थिक न्याय और राजनीतिक स्वायत्तता की लड़ाई थी। 1853 के विद्रोह में मुस्लिम नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहादुर शाह जैफर, मुगल बादशाह, हालांकि नाम मात्र के नेता थे, लेकिन विरोध के प्रतीक बन गए। उनके नाम मात्र के नेतृत्व ने कई लोगों को विद्रोह के झंडे तले एकजुट किया। दिल्ली से लखनऊ तक, कानपुर से झांसी तक मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार, वो साहस और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। उनकी बहादुरी ने अनगिनत लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1856 का विद्रोह हालांकि अंत में दबा दिया गया, लेकिन भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। इसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। इसने राष्ट्रवाद के बीज बोए जो आने वाले दशकों में फलेंगे फूलेंगे। 1857 की भावना भारतीयों के दिलों में गूंजती रही। 20वीं सदी में नए नेताओं और मूवमेंटों का उदय हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों के बलिदानों से प्रेरणा ली। खास तौर पर मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर सैयद अहमद खान, एक प्रमुख मुस्लिम सुधारक, ने एक और आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण की वकालत की। उनका मानना था कि भारत में मुसलमानों की उन्नति के लिए शिक्षा और सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण है। उनके विचारों ने अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी, जो आधुनिक शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता पर केंद्रित था। हालांकि दूसरों का मानना था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ और सक्रिय संघर्ष किया जाना चाहिए। उन्होंने गुप्त समितियां बनाई और सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। इन क्रांतिकारियों ने हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता को समझा। उन्होंने एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने की दिशा में काम किया। भाग 4, गदर आंदोलन, आजादी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। 1913 में गठित गदर पार्टी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण विकास था। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पंजाबी सिख और मुस्लिम प्रवासियों से बना यह क्रांतिकारी संगठन सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था। गदर पार्टी की विचारधारा धार्मिक सीमाओं से परे थी। इसने एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की वकालत की, जो औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्त हो। पार्टी ने समाचार पत्र और पर्चे प्रकाशित किए जो दुनिया भर में क्रांति के उनके संदेश फैलाते थे। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए और एक विद्रोह की तैयारी के लिए भारत में हथियारों की तस्करी की। गदर आंदोलन का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि भारतीय प्रवासियों में भी महसूस किया गया। इसने राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा की और कई लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि 1915 का गदर विद्रोह असफल रहा, लेकिन आंदोलन की विरासत जीवित रही। भाग 5, राष्ट्रवाद का उदय, आजादी की लड़ाई में एकता और पार्टीशन। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद का एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उदय हुआ।
1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन से अधिक स्वायत्तता की मांग के लिए एक मंच के रूप में उभरी। हालांकि स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए, इस सवाल ने आंदोलन को विभाजित कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ नेताओं ने मौजूदा ढांचे के भीतर सुधारों की मांग करते हुए एक क्रमिक और वृद्धिशील दृष्टिकोण की वकालत की। बाल गंगाधर तिलक जैसे अन्य लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए अधिक दृढ़ रुख अपनाया। ये अलग अलग दृष्टिकोण नेशनलिज्मी आंदोलन की जटिलताओं को दर्शाते हैं। भाग 6, खिलाफत से भारत छोड़ो तक, भारत की नियति को आकार देने वाले मुस्लिम नेता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभरे खिलाफत आंदोलन में भारत में मुसलमानों ने तुर्क खलीफा के समर्थन में लामबंदी की। उन्होंने खलीफ को इस्लामी एकता के प्रतीक के रूप में देखा और मित्र देशों की शक्तियों द्वारा उसे हटाए जाने की संभावना ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। उन्होंने मुस्लिम भावना को प्रबल किया और महात्मा गांधी जैसे भारतीय नेशनलिज्मियों के साथ गठबंधन किया। आंदोलन हालांकि अंततः अपने लक्ष्यों में असफल रहा, हिंदुओं और मुसलमानों को एक साझा मंच पर लाया। भाग 7, विभाजन, एक विभाजित राष्ट्र, लेगेसियां बरकरार। भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम अध्याय उपमहाद्वीप के दुखद विभाजन द्वारा चिह्नित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य की मांग की, जिसमें एक हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में हाशिए पर जाने की चिंताओं का हवाला दिया गया। विभाजन हालांकि सांप्रदायिक तनावों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक में परिणाम हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए और आने वाली हिंसा में अनगिनत लोगों की जान चली गई। विभाजन की विरासत आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को आकार देती है।